ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर आसिया। आपका नाम क्या है? जी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 35 साल है। सोबिया, आप मेरे पास किस मसले से आई हैं? डॉक्टर साहब मुझे हमल है, तो मैं हमल की बुकिंग चेकअप करवाने आई हूँ। अच्छा सोबिया, सोबिया ये बताइए कि आप को जो है वो आखिरी दफा माहवारी कब आई है? मुझे 10 जनवरी को आई थी आखिरी माहवारी। 10 जनवरी 2026। जी जी। अच्छा जी। सोबिया, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? माहवारी जो है वो आपको तारीख पे आती थी? जी, माहवारी मुझे ठीक आती थी। और शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 10 साल हो गए। अच्छा जी। तो ये आपको जो है वो पहले बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? जी डॉक्टर साहब, मेरे पास 2 बच्चे जिंदा हैं, एक बच्चा मेरा फोत हो गया और मेरे 3 हमल जाया भी हुए हैं। और एक सेकेंड, सोफिया थोड़ा सा वेट कीजिएगा। दो बच्चे आपके जिंदा हैं, एक बच्चा आपका फौत हो गया, और जो है वो तीन हमल आपके जाया हुए हैं। जी। अच्छा, जो बच्चे जिंदा हैं माशाल्लाह से, वो कितने बड़े बड़े हैं, लड़का लड़की? जी, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों, एक 6 साल का है, एक 4 साल का है। अच्छा जी। और दोनों डिलीवर हुए हैं या सीजर हुए हैं? उसमें कोई हमल में पहले या हमल के दौरान या हमल के बाद कोई मसला हुआ हो, कोई कॉम्प्लिकेशन जी, हुई? मेरे तीनों बड़े ऑपरेशन हुए, 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा जी। और जो है वो जो बच्चा आपका जिसका इंतकाल हुआ है, तो वो हमल के दौरान इंतकाल हुआ है या पेट में इंतकाल हुआ है? जी डॉक्टर साहब, वो मेरे पूरे 9 माह का हमल था, मुझे झटके लग गए थे, तो फिर उसका ऑपरेशन किया था और वो 2 घंटे झटके? जिंदा रहा था। अच्छा जी। मुश्किल से 6 6 जो है वो सोबिया, जो बच्चे आए हुए हैं, वो जरा सा जल्दी जल्दी तफसील बताएंगी, कितने कितने महीने का हुआ, इसमें कोई सफाई वगैरह करवाई हो? जी डॉक्टर साहबा, एक मेरा जो है वो 4 माह का जाया हुआ था और एक मेरा 3 माह का और 2 माह का, और 2 दफा मेरी सफाई हुई है। अच्छा जी। और और जो टुकड़े निकले थे वो जो हैं वो भेजे गए टेस्ट के लिए? नहीं डॉक्टर साहबा। नहीं। अच्छा जी। सोबिया, आपको जो है वो कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला तो नहीं है? जी डॉक्टर साहबा, हर हमल में हो जाता है ब्लड प्रेशर का मसला। अच्छा जी। अभी आपको ब्लड प्रेशर है, कोई उसके लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रही हैं? नहीं डॉक्टर साहबा, मैं कोई अद्वियात नहीं इस्तेमाल कर रही अभी। अच्छा, अभी हमल में आपने ब्लड होता है प्रेशर बाद में इस हमल ठीक, में चेक हमल में करवाया है? ठीक, हमल में कहीं ठीक पे हो नाम जाता लिखवा? है। नहीं डॉक्टर साहब, अभी आपके पास ही आई हूँ नाम लिखवाने। अच्छा जी, मेरे पास ही आई नाम लिखवाने। अभी तक कोई आपका अल्ट्रासाउंड हुआ हो, कोई आपने जो है वो कोई टेस्ट करवाए हो? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं करवाया, बस पेशाब में हमल चेक अच्छा जी। किया था। अच्छा जी। सोबिया, आपको आप मुझे जरा सा एक सेकंड देंगे, मैं आपके हमल का जो है वो ड्यूरेशन देख लूं कि अभी आपको कितने ये बोलने की महीने का जरूरत हमल है। नहीं, ये अ, बोलने की जरूरत नहीं है। जी।
ओके। सोबिया, जो है वो आप ये बताइए कि जो है वो आपको जो है वो अभी कोई हमल में कोई मसला तो नहीं है, कोई कोई दर्द हो, कोई ब्लीडिंग हो, कोई धब्बे जा रहे हो, कोई बुखार जी या डॉक्टर कोई भी साहबा आज ऐसा मसला जी डॉक्टर जिसमें आपको साहबा लगे कि डॉक्टर साहबा आज मुझे धब्बा लगा है सुबह। धब्बा आज लगा है? अच्छा, और जो है वो कितना, बस एक ही दफा धब्बा आया या पैड वगैरह रखने की जरूरत पड़ी? नहीं डॉक्टर साहबा, मैं वॉशरूम गई थी तो फिर फ्रेश ऐसे ना कतरे गिरे थे खून के। अच्छा, कतरे गिरे खून के, अभी जा रहा है खून? नहीं, अभी मैंने पैड रखा हुआ है, अभी वो तो साफ ही है, इसलिए मैं इधर आ गई थी आज। अच्छा जी। चलिए ठीक है सोबिया, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आई हैं। अच्छा सोबिया, ये बताइए कि आपको जो है वो पहले कभी ब्लड प्रेशर के अलावा कोई शुगर वगैरह, कोई थायराइड गिलर का मसला या कोई और मसला हुआ हो, या आपके खानदान में कोई ऐसा मसला हो शुगर ब्लड प्रेशर का या गिलर का, ये कोई ये जो आपको 3 सीजर हुए इसमें आपको कोई खून वगैरह लगा या कोई और कॉम्प्लिकेशन हुई हो? जी डॉक्टर साहबा, मेरे पहला बच्चे की दफा मैंने बताया ना, मुझे झटके लगना शुरू हो गए थे। तो उससे पहले भी हाँ, मेरा जो है झटका। वो 4 हमल, उस हमल से पहले मेरे जाया हुए थे। तो फिर उन्होंने मेरे कुछ महंगे वाले टेस्ट करवाए थे, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी कुछ बीमारी है खून जमने वाली आप में। तो उसमें फिर उन्होंने उसका मुझे नाम बताया उन्होंने आपको? आपको जी आप डॉक्टर साहब नाम कोई बताया एपीएल उसका? जी डॉक्टर साहब उन्होंने बड़े महंगे टेस्ट किए थे, कोई कह रहे थे कि आपके एपीएलएस वगैरह का है ये टेस्ट। तो फिर उन्होंने मुझे टीके भी, मेरे अगले दोनों बच्चों की दफा मुझे पेट में मैं टीके लगाती थी, गोलियां भी खाती थी और पेट में टीके भी मुझे लगते थे पूरे 9 महीने। अच्छा, सही सही। अभी लेकिन जब आपको ये पता था कि आपको एप्ला की बीमारी है, तो आपने इस हमल में पहले से जाके नाम क्यों नहीं लिखवाया, जबकि आपका एक बच्चा जो है वो इतने जाया हुए हैं और आपका एक बच्चा पेट में भी इंतकाल हो गया है? जी डॉक्टर साहब बस मैं रोज कहती थी आज जाऊंगी आज जाऊंगी। गोलियां मैं फॉलिक एसिड की खाना शुरू कर दी थी, और एक लोपरीन जो वो देते हैं, वो मैंने खानी खुद ही से वो शुरू अभी कर आप ले दी रही थी। हैं? जी वो मैंने खुद ही से शुरू कर दी थी। लोप्रिन? लोप्रिन आप 75 mg ले रही हैं या 150 mg जी ले रही हैं? 75 वाली। अच्छा जी। और फोलिक एसिड 2 टाइम ले रही हैं कि एक टाइम ले रही हैं? नहीं डॉक्टर साहब वो डब्बी वाली फॉलिक एसिड खा रही हूँ, एक ही खाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा सोबिया, ये बताइए कि जो है वो आपको जो है वो किसी दवा से एलर्जी हो, या जो है वो कोई आप डाइक्लोरान स्मोकिंग से वगैरह एलर्जी करती है हो या कोई? डॉक्टर साहब, डाइक्लोरान से एलर्जी है, वो मुझे टीका लगता है तो मेरे जिस्म पे धब्बड़ से बांध जाते हैं। तो दर्द वगैरह अगर होता है तो फिर उसके लिए आप क्या करती हैं? वो कौन सी दवा पैरासीटामोल इस्तेमाल की करती गोली इस्तेमाल करते हैं बस। हैं? अच्छा जी। आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, अच्छे कमा लेते हैं? जी डॉक्टर साहब उनका अपना बिजनेस है। अच्छा जी, चलिए ठीक है, तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप जो हैं वो आपके मैडम, नाउ आई वुड लाइक टू डू द एग्जामिनेशन ऑफ माय पेशेंट। वेट एंड हाइट एंड कैलकुलेट हर बीएमआई, लुक फॉर पेलर जॉन्डिस बीएमआई साइनोसिस एंड बीएमआई इज 30 kg/m², पल्स इज 80, बीपी इज 130/70, टेम्परेचर एफेब्राइल, पल्स रेस्पिरेटरी रेट इज 16। ओके। एंड अनीमिया, पेलर? Pallor is appreciated. Appreciated. And other findings, general physical edema and JVP or thyroid? Negative. The rest of general physics Negative. is normal. Systemic Okay. or Any abdominal positive? examination is normal. Summarize your case. Okay. My patient, okay, madam, just give me 30 seconds. 12 का बाद निकालना है। बहुत है। दो दादा की, दो मेरे। Okay. चार। Uh, चार। patient Sobia, 35 years old, चार। married since 10 years. Her last LMP, 10th of January 2026. According to the dates, she's 11 weeks gestation and presented with the gestational amenorrhea. And she has a previous history of the regular cycles. In the obstetric history, she has two alive issues. Both are males and they are delivered by the cesarean section, one IUD,
and four miscarriages of 4 or 3 months duration in which DNA has been done, but the products they have not sent for the histopathology. In her previous three pregnancies, previous three cesareans, she has history of antiphospholipid antibody syndrome present, for which she has been taking the Claxine, and she has a history of the increased blood pressure in all her previous three pregnancies, and the one which is the IUD in that pregnancy, she has at term the eclamptic fits, and due to which complication the baby was IUD and the cesarean was done. Right now, the patient is a normotensive, and in her, she is allergic to the dicloron, and socioeconomically well. Her BMI is 30 kg per meter square. Pallor is appreciated. Blood pressure is 130 by 70. All vitals normal. Systemic rest of the systemic examination, it is normal. टाइम अब Nothing बेल any हो गई है। positive finding. बेल हो गई है। जी, अगले स्टेशन पे आ जाए। जी, व्हाट जी आर मैडम। रिस्क फैक्टर्स इन योर पेशेंट? The risk factors in my patient are number one, she is the history of the PIH in all the three pregnancies with the complication preeclampsia in one pregnancy. She is case of the antiphospholipid antibody, known case of antiphospholipid antibody syndrome. And number three, she is obese. And number four, she has a history of a bad obstetrical history with only two alive issue. How And will what anemia. And investigations number you will five is anemia. what investigations you will perform on this patient right now? The investigations I will offer, number one, complete blood picture with the date and time, and with the platelet count, and her peripheral smear and the serum ferritin level, and urine complete analysis for proteins, nitrates, and pus cells and glucose, her blood group, and hepatitis B surface antigen, anti-NCV, and anti-HIV antibody. Then the specific investigations. Then I would like to have the antiphospholipid, anticardiolipin antibodies, and the lipase anticoagulant levels and their titers, and then the ultrasound, ultrasound pelvis, that is for the fetal well-being, for the gestational age, the amount of liquor, the presentation of fetus, the viability of the fetus, and एपीएलएस की आप एंटीबॉडीज अभी करवाएंगे इस पेशेंट पे? 12 वीक्स के ऊपर आपकी पेशेंट आई भी है, वो कह रही है मैं एपीएलएस की पेशेंट हूँ, तो क्या आप उसकी एंटीबॉडी टाइटर्स दोबारा करवाएंगी? मैडम मुझे ना इसका एग्जैक्ट सही आंसर नहीं पता। मैंने अभी कल जो है ना वो हिरा क्यों नहीं मार्जपीन पता का ना अभी तक APLS। आपको इसका आंसर? क्यों नहीं पता अभी तक? मैडम इसमें था कि प्रेगनेंसी में अगर करवाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगी, अगर कोई नॉन है ALS APLS की तो। आसिया, फिर 1 महीना पहले एग्जाम से मुझे ये जवाब ना दें प्लीज। मैडम यही क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर रहा था, एपीएलएस और मैंने एक डायग्नोस्ड केस के आप एंटीलिपिस एंटीबॉडीज क्यों कराएंगी? मुझे सिर्फ ये मैडम बताएं। सॉरी मैडम, बस वो सिर्फ यही मुझे ना डायग्नोस्ड इसमें केस है। वो डायग्नोस्ड केस है। वो कह रही है मुझे एपीएलएस के मेरे बड़े महंगे वाले टेस्ट हुए हैं। व्हाट विल हैपन आफ्टर रिपीटिंग दीज टेस्ट? मैडम ये यही ये मुझे ना ब्लंडर है। मैं टोक भूल ये गई। ब्लंडर है। मैं टो, मैडम मैं टोक भूल गई पूरा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ये तो बेसिक्स है ना, एपीएलएस डायग्नोस्ड केस है। या तो वो अभी जो दूसरा केस है उसको देखेंगे हमने, वो भी मैंने इसीलिए दो केसेस अलग अलग रखे हैं। एपीएलएस एक दफा डायग्नोस्ड हो गया, वो लाइफ लॉन्ग है एपीएलएस। उसकी बार बार जी एंटीबॉडी मैडम। क्यों करानी है? मैडम यू कैन सेट आइडियली दैट ना कि इसमें आई ये विल मिस रिव्यू होती द, है ना। इफ शी हैड APLS, I will review her antibodies titer previously done. अगर आपने बहुत भी ओके रिव्यू मैडम। करना है, यू वांट टू कंफर्म इट कि वो APLS है, और वो खुद कह रही है मेरे महंगे वाले टेस्ट में, आपको पता है APLS के टेस्ट कितने के होते हैं? ये सारे एंटीबॉडीज प्राइस क्या है इसकी? मैडम कम से कम 7-8 हज़ार रुपए के होते हैं इट इज हमारे 20,000। एंटी कार्डियोलिपिन 20,000, मिनिमम 20,000 के अगर रोला बीच में डाल लो तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इट इज 20,000 कॉस्ट।
इट इज नॉट 7 to 8 thousand, इट इज 20,000 के वो टेस्ट है। ओके मैडम। इट इज दैट मच एक्सपेंसिव। मैडम तो मैडम ये ये मैं इसी के बहुत नहीं पुरानी बात कराना। बता रही हूँ, जब नहीं, मैंने आपको जब लेटेस्ट पता होनी जो चाहिए है ना, वो आपको ये लेटेस्ट दिया था। आज की पता होनी चाहिए बातें। आपको हम्म। पैप स्मीयर की प्राइस पता होनी चाहिए कि अब लेटेस्ट पैप स्मीयर कितना हो रहा है, एचपीवी कितने का हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। ये लेटेस्ट आपको प्राइसेस पता होनी चाहिए। और नॉन केस ऑफ एपीएलएस है तो उसकी एंटीबॉडीज तो नहीं होंगी ना। यस, यू कैन आस्क, आई वांट टू रिव्यू हर एंटीबॉडीज टेस्ट जस्ट टू चेक के रोला। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि मैं आई जस्ट वांट टू सी द एंटी रोला एंटीबॉडी जी मैडम। पॉजिटिव और नॉट। दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बस वो एपीएलएस है, वो दो प्रेगनेंसीज में हेपरिन ले चुकी हुई है और सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज वो दो हुई हैं, पहली वाली में नहीं सक्सेसफुली। तो उसमें आपको आगे इसकी एंटीबॉडीज देते थे। दिस इज वॉज अ बिग ब्लंडर। इसके बाद एग्जामिनर आपसे इस बात सुनेगा ही नहीं, वो चुप हो जाएगा बस। फिर आप बोलती रहेंगी और उसका डिसीजन हो चुका होगा। मैडम इस पे हम 6 वीक्स पे कराएंगे ना, 6 वीक्स वाला आंसर सही होगा ना, कि जब हम पेशेंट को कराने ही डिलीवर नहीं है करा देंगे उसके प्रेगनेंसी बाद पे फिर हम भाई, सिक्स 6 वीक्स पे क्यों कराने हैं? मैडम 6 वीक्स, 6 वीक्स पोस्ट पार्टम मैडम, मैं कह रही हूँ 6 वीक्स पोस्ट तो पार्टम वो इस अभी भी पेशेंट को क्यों कराएंगे ना कराना है, वो मैनेजमेंट में। होगी। यार मैं यही तो बता रही हूँ, वो नॉन केस ऑफ एपीएलएस है। नॉन केस ऑफ एपीएलएस को क्यों रिपीट कराने हैं टेस्ट, बताएं मुझे। ओके मैडम। शी इज अ नॉन केस ऑफ समझ गई मैडम अब। एपीएलएस। प्रेगनेंसी में तो मैडम किसी वो किस्म का डायग्नोज क्योंकि थ्रोम्बोफिलिया केस है टेस्ट तो। नहीं होगा। हाँ, ये पेशेंट आती है आपके पास जब जिसके पहले 3 अबॉर्शन जब हुए थे और ये ग्रेविडा जब दूसरी में आई, तो आप उसमें आपने आरपीओ सीज का पूछा, उसके बाद आपने पूछना है कि आपके कोई महंगे वाले टेस्ट हुए थे। उसने कहा हाँ हुए थे, उस पर मुझे उन्होंने एपीएलएस डायग्नोज कर दिया। जब एपीएलएस डायग्नोज हो गया, फिर आपने टेस्ट हम्म। दोबारा उसके रिपीट नहीं। हाँ, यस, यू कैन रिव्यू इट फॉर रोला एंटीबॉडीज, कि उसमें अगर पेशेंट को नहीं पता कि रोला एंटीबॉडीज प्रेजेंट थी या नहीं थी, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि वो क्या आगे चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक, अदरवाइज इसको कभी भी दोबारा जिंदगी में रिपीट कराने की जरूरत नहीं है। उसको जब पहली दफा आपने 3 अबॉर्शंस के बाद जाया करवाने के बाद आपने करवा दिए, आपने उसे लेबल कर दिया यू आर एपीएलएस, वो तो टाइटल फिर ऊपर नीचे हो, वो तो एक अलग बात है। जैसे एसएलई के अंदर मैडम सिर्फ कंपोनेंट मैं अभी सीट हो जाते हैं। मैडम मैं सिर्फ एक बात अभी पूछना चाह रही हूँ कि इस ये अभी हम इसकी प्रेगनेंसी में तो ठीक है हम नहीं करवा रहे, हम इसको लो मॉलिक्यूलर वेट पे लेके चलेंगे और आखिर तक जो भी हमें जिस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करना है लो मॉलिक्यूलर वेट का प्रेगनेंसी का इसका पीआईएच के साथ और इक्लम्शिया वगैरह के साथ। लेकिन जब ये पेशेंट डिलीवर हो जाएगी तो 6 वीक्स पे हम इसका टाइटर, ऑल दो ये रिव्यू नॉन केस हो, और हम इसका 6 वीक्स पे टाइटर रिव्यू नहीं करेंगे पीएलएस का, नहीं, सिर्फ ये बता दें। नहीं, नहीं। स्ट्रेट ओके। फॉरवर्ड नहीं। ओके। चलिए मैनेज करें आगे। Okay, I will counsel my patient that ब्लड ग्रुप she's कितना है इसका? हाँ सॉरी मैडम, ब्लड ग्रुप और मैडम बी अल्ट्रासाउंड की भी नेगेटिव, आपने मुझे फाइंड, बी और मैडम नेगेटिव ब्लड अल्ट्रासाउंड ग्रुप फाइंड है। और अल्ट्रासाउंड और का हीमोग्लोबिन पॉसिबल लेवल। अलाइव प्रेगनेंसी ऑफ 10 वीक्स with low lying placenta and a retroplacental 11 hematoma seen. ओके। और मैडम इसका सीबी हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 9 ग्राम पर डेसीलीटर है। आरबीसी सिंडेसिस इसके रिड्यूस है। बाकी इसके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। आगे चलें। ठीक है। Okay, madam. I will counsel my patient that she is having the high risk pregnancy, that is with the APLS and with the previous history of the PIH and the preeclampsia. I will advise my patient that first I will counsel my patient that first I will complete her missing labs. I will correct her hemoglobin. I will correct her anemia, and then we will involve the multidisciplinary team like our senior obstetrician and the senior obstetrician and the hematologist and our senior anesthetist team in her management, and the senior medical specialist in her management. And then first I will मैं correct the टीम anemia दोबारा of my बोलिएगा अपनी, टीम दोबारा बोलें।
senior obstetrician, senior hematologist, and medical specialist, and then senior anesthetist. मैं नाम लिख रहा है चले आगे। Then I will counsel her that I will correct her anemia, and at this level I will give her I will give her the oral iron in the therapeutic dose, and then for the bleeding I will review the as my patient is taking Ascard 75 mg, and she is having the 11 hematoma. Then for the dose of the low molecular weight heparin, मैडम इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसको ब्लीडिंग की इसने हिस्ट्री दी है, तो मैं इसको लो मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट करूंगी। लो मॉलिक्यूलर वेट एपीएलएस में कब स्टार्ट करते हैं? वो तो मैडम एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही फ्लिकर आते हैं हम शुरू कर देते हैं। हम्म। अभी देन आई विल हेमाटोमा बना हुआ है तो नहीं आई विल देंगे ना, अभी वेट कर लें। हाँ, then I will complete her missing labs. I will send her PT APTT, and then review the पीटी whether एपीटीटी क्यों if the देना है? PT पीटी एपीटीटी क्यों देना है? मैडम PT APTT INR इसका ब्लीडिंग, इसको हीमोटोमा आया ना, तो इसका कोगुलेशन एंड डायलिसिस देखने के लिए, और ताकि अगर कोएगुलेशन एंड उसमें अगर कोएगुलेशन जो एंड है वो डायसिस, कोएगुलेशन एंड डायसिस तो तब देखें जब वो कोई एंटीकोएगुलेंट पे है। ये तो थ्रेटन्ड मिसकैरेज वाली सिचुएशन है। okay, then I will start the prophylactic progesterone. This patient cyclogest 400 mg per rectal, and correct her anemia with a therapeutic dose of the oral iron. If my patient is vomiting, then I can I even give her 2 doses of the injectable injection Venofer iron sucrose, 2 injections. And if my patient is compliant and not having the vomiting, then she can take the What oral is the iron, role of and I will tranexamic advise her acid good in this diet. patient? Will you prescribe tranexamic acid? Madam, I will give her progesterone. And if by starting the progesterone, if within 1 week her spotting settles, so there is no need to give the transamine. But we can give empirically transamine capsule in this patient. Empirically we can give. Word is empirically. Yes, we और Yes, डूफास्टन madam. भी आपने empirically ही देने हैं, ठीक है? उसके साथ भी आप बोलिए। Okay. जब जब माइक्रो आयनाइज प्रोजेस्ट्रॉन देंगे हम, माइक्रो आयनाइज प्रोजेस्ट्रॉन 200 मिलीग्राम Hmm. मैक्सिमम डोज बीटी दे सकते हैं। कंटिन्यू जी करेंगे मैडम। काउंसलिंग की, एंड लोपन को भी कुछ अरसे के लिए स्टॉप करेंगी? Madam, no, Loprin will be continued, as this is the antiplatelet agent, and it will be continued. But after giving the cyclogest, the progesterones for 2 weeks, and if my patient is symptom free, her bleeding is settled, then I will repeat her scan. And for the status of the fetus, the viability of the fetus, and the hematoma status, whether it's absorbing, and if आप my हो गया patient is है और उसकी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है, अब चलिए आगे। madam, आपके then पेशेंट by का 12 ब्लड weeks. ग्रुप नेगेटिव था। इज देयर एनी रोल ऑफ एंटी-डी एट दिस स्टेज? Uh, Madam, she is having just spotting, and but no, madam. Yes, there is role of NTD, and I haven't inquired in the history about the whether she has taken the NTD injection in her previous pregnancies, and यस, this could शी be a हैड risk टेकन factor for her. एंटी-डीज इन ऑल प्रेगनेंसीज। Okay, then if she has taken the NTD in all pregnancies, madam, this is just a spotting, and as I my perception is that only single episode, and it's before 12 weeks, where there is no uterine manipulation history, so there is no need to give the NTD at this stage. आगे चलें। Then I will start by 12 weeks onward with my आपकी वैसे ultrasound पेशेंट की report. जेस्टेशनल एज ना, आप बार बार 11 वीक्स कर रही हैं, स्कैन के ऊपर 10 वीक्स आ रही है, बट शी इज बाय गेस्टेशनल एज 12 वीक्स। Okay, madam. और तो एंटी madam, डी, then I will एंटी डी आपको 250 इंटरनेशनल यूनिट देना है इसके अंदर। okay, madam. चले आगे।
Madam, then I will, okay. Madam, then I will, when my patient ultrasound is reassuring her bleeding is settled, then I will start the prophylactic dose of the low molecular weight heparin also in this patient. In a prophylactic dose at 0.5 mg per kg, according to her body weight by sub-Q administration. And then I will continue with the folic acid, the iron supplement, the calcium supplement, the nutritional counseling, advise the bed rest to the patient. I will do frequent monitoring of the patient कितना initially फ्रीक्वेंटली up इस to the पेशेंट को 28. बुलाएंगे? Madam, up to the once her bleeding is settled, and and I will teach her how to inject the low molecular weight heparin, and my patient must be knowing तो how पहले to inject that because she has been taking the low molecular weight heparin the previously. मेरा क्वेश्चन ये था कि Initially आप for इसको 1 month. कितना फ्रीक्वेंटली बुलाएंगी इसको? सब कुछ मैडम हुआ, इसको मैं सब कुछ अभी ठीक है, आप फ्रीक्वेंटली कितना 20 बुलाएंगी? madam, up to 20 weeks, I will call her twice, fortnightly, फोर्थ नाइटली antenatal बुला visit, के आपने क्या and करना then है when उसको? I'll फोर्थ do नाइटली the बुला के anomaly क्या करना scan, है? repeat that scan is फोर्थ नाइटली वैसे आपका टाइम 10 मिनट से ऊपर हो चुका होगा और आपका बेबी मैडम उसको एक डिलीवर ब्लीडिंग नहीं हुआ। एपिसोड हो गया ना इस वजह से। मैं आपके 14 मिनट्स हो गए और आपका मैडम बेबी डिलीवर नहीं हुआ था बीच में। मैडम बिकॉज के मैडम उसका जो है ना वो चलें madam, then madam, okay, I will do her growth is 28 weeks, 32 weeks, and 36 weeks for the fetal well-being and the placental localization, whether एनॉमली placenta is स्कैन नहीं shifted होगी? to the fundal side, एनॉमली and I स्कैन will होगा? also, madam, anomaly. Yes, by 22 weeks I will do her anomaly scan, and for the placenta also I will do the scan at 32 weeks and 36 weeks to see whether it has been shifted in the fundal position. As my patient is previous cesarean section, if the इज देयर placental एनी रोल ऑफ the यूट्राइन placenta आर्टरी is still. डॉपलर एट 20 वीक्स? Yes, we have to do the uterine artery Doppler by 20 to 24 weeks of gestation also, and we have to do आपने the फ्रीक्वेंटली we फॉलो अप and में I क्या देखना है जो आप दो दो madam इसके हफ्ते के growth बाद scan बुला देखना रही है हैं तो क्या madam देखेंगी? मैडम मैडम इसका मैं 18 टू 22 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन रिव्यू करूंगी, 20 टू 24 पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करूंगी, 28 32 36 पे ग्रोथ स्कैन, प्लस 33 वीक्स पे और 36 वीक्स पे मैं इसका प्लेसेंटा भी इवेल्युएट करूंगी, और इफ अगर नेसेसरी मुझे एविडेंसली लो लाइन के ऊपर एक्रीटा की तो आई विल डू हर डॉपलर टू एक्सक्लूड द एक्रीटा, and then exclude the accreta also, and in this patient I will do doppler, like also doppler also इसका ब्लड by प्रेशर चेक करेंगे आप? yes, madam. During on in each antenatal visit, I will monitor her blood pressure. Also, I प्रोटीन will. यूरिया देखेंगी इसका? Yes, madam. Dipstick इसका देखेंगे ओजीटीटी protein यूरिया। परफॉर्म करेंगे? Yes, madam करेंगे इसका OGTT कब कब by करेंगी? by मैडम इसका OGTT तो जल्दी मुझे करना चाहिए था। अभी ये जो मेरी पेशेंट आई है तो मुझे इसको बुकिंग पे ही, जब मैंने इसको दूसरी अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा था, जब इसकी ब्लीडिंग सेटल हो गई थी तो उसी वक्त ही मुझे इसका OGTT भेजना चाहिए था। वो नॉर्मल है तो फिर रिपीट कब करेंगी? फिर रिपीट मैं इसको 26 28 वीक्स पे एक और दफा करूंगी। 24 वीक्स के ऊपर आपकी पेशेंट जो है वो 2+ प्रोटीन यूरिया 160 100 बीपी के साथ आती है, क्या करेंगी? मैं मैडम 160/100 है, 2+ प्रोटीन यूरिया, पेशेंट इज हाई रिस्क, आई विल एडमिट माय पेशेंट, एंड देन आई विल देन अगेन रिव्यू ऑल हर लैब्स, आई विल सेंड हर CBC, आई विल सेंड हर जो है वो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, आई विल मॉनिटर हर ब्लड प्रेशर 160/80, आई विल मॉनिटर हर प्रेशर, एंड इफ इट्स परसिस्टेंट two readings 4 hour apart, so they are greater than 160/100, then I will start the immediately the एक घंटे antihypertensive आधे agent, that is the. घंटे के बाद उसका बीपी 150 100 हो गया, आप क्या स्टार्ट करेंगे उसको? मैडम स्टार्ट एंटी हाइपरटेंसिव जब भी करेंगे 150/100 पे लेबिटालोल करेंगे, ओरल लेबिटालोल, और 150/100 पे 100 md BD डोज पे स्टार्ट करके मॉनिटर करूंगी। अगर पेशेंट का 130/80 तक रहता है तो फिर इसी पे पेशेंट को कंटिन्यू करूंगी। आई विल वॉच माय पेशेंट विद द डिबिस्टिक फॉर द प्रोटीन यूरिया और फ्रीक्वेंट। अब उसके बाद ऑनवर्ड्स, बिकॉज माय पेशेंट वंस नाउ शी हैज एंटर्ड इनटू द PIH, her PIH phase, and she has a previous history of the preeclampsia, then I will call her on frequent monitoring every 2 weeks, and till 28 weeks, and then by 28 till 36 weeks, and by 36 weeks monitoring can be weekly monitoring. And this patient again, madam, for
प्लेसेंटा के लिए वही मैं सारा, एक रीटा के लिए और डॉपलर के लिए और अम्लाइकल भी करवाऊंगी इस पेशेंट पे। प्रीवियस 2 है, पीआईएच के साथ है, कितनी वीक्स पे डिलीवर करेंगी? मैडम अगर ब्लड प्रेशर सेटल रहता है 130/80 तक रहता है, या 130/85 भी रहता है ओरल एबिटालोल पे, और प्रोटीन यूरिया इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, 1+ से ज्यादा नहीं बढ़ता है, पेशेंट टू एसिम्टोमेटिक है, प्लस उसको तो कोई हो हेडेक गया है, ब्लरिंग 2+ तो वो एपिगेस्ट्रिक हो पेन गया है, 2+ हो गया हुआ है। मैडम लेकिन अगर फिर भी अगर पेशेंट का बीपी 130/85 है और उसको जो है वो कोई हेडेक ब्लरिंग विजन एपिगेस्ट्रिक पेन इस तरह की कोई सिम्टम, उसका बेबी की ग्रोथ भी सही चल रही है, देन बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड कर रही है उसकी डेट से, तो 37 वीक्स कंप्लीटेड पे आई विल प्लान हर सिजेरियन सेक्शन, इलेक्टिव सिजेरियन ओके, सेक्शन विद ऑल आप द विल यू प्रिपरेशंस। मॉनिटर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ड्यूरिंग सिजेरियन? व्हेन यू मैडम विल लो स्टॉप एंड व्हेन मॉलिक्यूलर, यू विल स्टार्ट? Madam, as I have planned the elective cesarean section for this patient, I will stop the low molecular weight heparin 12 hours before the cesarean section, before the giving the epidural. In liaison with the anesthesiologist, नॉट एपिड्यूरल, and इट इज रीजनल एनेस्थीसिया। Madam, आप epidural, आप I will आप prefer. सिजेरियन जो है वो आप स्पाइनल में करते हैं, एपिड्यूरल में नहीं। हाँ मैडम, सॉरी, स्पाइनल में एपिड्यूरल इज पेन एनाल्जेसिया ऑफ द लेबर, नॉट द मैडम, एनेस्थीसिया फॉर इलेक्टिव सिजेरियन। जी मैडम, सॉरी मैडम, इसका स्पाइनल में करेंगे और इसमें मैंने एपिड्यूरल बोल दिया, ये 12 आवर्स प्रोफाइलेक्टिक डोज है, तो 12 आवर्स बिफोर द एनेस्थीसिया को स्टॉप करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। और जो है वो एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेटिस्ट होता एनेस्थेटिस्ट, सॉरी। है और एनेस्थेटिस्ट। मैडम इसका जो है पेशेंट का जो है वो इसकी मॉनिटरिंग जो है वो पोस्ट ऑपरेटिवली बिफोर, कितने वीक्स के लिए ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लेगी और कब स्टार्ट करेंगी आप? मैडम पोस्ट ऑपरेटिवली लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इट विल बी स्टार्टेड अगेन आफ्टर द एपिड्यूरल कैथेटर रिमूवल एंड द आईवी मैंने कहा कैनुला रिमूवल। एपिड्यूरल है व्हेन, ही नहीं, एपिड्यूरल है ही नहीं, स्पाइनल है। sorry, madam. Madam, after the IV cannula removal, 12 hours after the cesarean section, I will again start her low molecular weight heparin, and I will send her labs, the PTA, PTT, and INR also, all her baseline labs. I will लो monitor मॉलिक्यूलर again वेट for the blood. हेपरिन को पीटीए पीटीटी आईएनआर से मॉनिटर करते हैं। मैडम पीक एंटी फैक्टर ए से करते हैं, लेकिन प्रीवियस एक कोई मीटिंग हुई थी तो जिसमें शायद डॉक्टर नाहिद ने बताया था, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं है किसने ये बात बताई है कि जो है वो इतना महंगा होता है तो इसको पीटीआईएनआर से मॉनिटर करना चाहिए, जो एंटी फैक्टर ए होता है। पीटीआईएनआर से, एंटी 10A फैक्टर से करते हैं। एंटी 10A फैक्टर अवेलेबल ही नहीं होता तो हम उसको पीटीए पीटीटी से भी मॉनिटर नहीं करते, फिर हम उसको मॉनिटर ही नहीं करते हैं। मैम इसको तो हम मतलब एंटी एक्स से वो तब करते हैं ना जब एक्सट्रीम ऑफ बॉडी वेट हो और इम्पेयर्ड हाँ, और रीनल आप फंक्शन हो। प्रोफाइलेक्टिक डोज में दे रही हैं, आप कोई थेराप्यूटिक डोज में यस है ही मैम। नहीं। आप प्रोफाइलेक्टिक डोज एपीएलएस के लिए दे रही हैं, तो इसको यूजुअली हम मॉनिटर नहीं करते। पीटीएपीटीटी के पाथवे में ये आता ही नहीं है, तो उसका पाथवे मॉनिटर ओके। करके हमने क्या करना है? वॉरफ्रीन होती तो फिर बात होती ना। आप एंटीकोएगुलेशन को टोटली कंफ्यूज कर रही हैं इधर एपीएलएस में। ये एंटीकोएगुलेशन ऑफ कार्डिक डिजीज और जो दूसरी है वो सारी आपने जो है ना मिक्स कर ली है। और एपिड्यूरल हम्म। एनाल्जेसिया, इट इज नॉट एनेस्थीसिया। यस, इट कैन बी यूज्ड इफ इम्प्लीमेंटेटेड ड्यूरिंग लेबर। लेबर में अगर ये एनेस्थीसिया के तो एनाल्जेसिया के तौर पे यूज हुआ है, तो हम हाई डोज देकर तो इसको एज एन सिजेरियन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट एनेस्थीसिया। ठीक है, इट इज नॉट एन एनेस्थीसिया, इट इज एनाल्जेसिया ऑफ लेबर। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, एपिड्यूरल इज एनाल्जेसिया ऑफ लेबर। आइडियल हम्म। एनाल्जेसिया ऑफ लेबर इज एपिड्यूरल, इट इज नॉट एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में आपका स्पाइनल आता है, और जब स्पाइनल आपने लगाया है तो आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन पोस्ट ऑपरेटिवली 4 to 6 आवर्स पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है। वो यस मैडम, एपिड्यूरल कैथेटर की आफ्टर रिमूवल की रिमूवल बात डोज। जो होगी वो हमने 12 आवर्स करनी है फॉर प्रोफाइलेक्टिक डोज, और फॉर थेराप्यूटिक 24 आवर्स। ओके। ठीक है। ठीक है मैडम। अब ये जी। इसके अंदर सबसे पहली चीज आपकी टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, आपकी हिस्ट्री 7 मिनट में हुई थी जब आपने मुझसे एग्जामिनेशन मांगना शुरू किया।
और हिस्ट्री पैटर्न को जो है वो ठीक है, आपने पहले उसको ऊपर नीचे चीजें करती, लेकिन मिस आपने कुछ नहीं किया। कॉन्ट्रासेप्शन आपने मिस की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने मिस की, और आपने टू मेनी क्वेश्चंस आप रैपिडली थ्रो कर रही थी। यानी मुझे सवाल भूल जाता था आपका पिछला के नहीं। ठीक है। एपीएलएस में बेटा थेराप्यूटिक डोज नहीं देते, सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक जी डोज ही मैडम। देते हैं पीएलएस के अंदर, डॉक्टर सुंबल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरत, अगर वो डायग्नोस्ड केस है। थेराप्यूटिक नहीं होती ना, वीटीई के अंदर थेराप्यूटिक, थ्रम्बो एम्बोलिज्म का अच्छा केस है, सॉरी सॉरी, मैं थेराप्यूटिक एक्चुअली लेनी आज है। समझी कि आज आपने कार्डियक कराना है, तो वो मैंने पढ़ा भी नहीं, नहीं नहीं, कार्डिक इसलिए अभी मैं ये आज एपीएलएस टेस्ट। करवा रही हूँ, कार्डिक हम रीशेड्यूल करेंगे। मैंने हाँ चैट में जी, इसीलिए आज लिखा मेरा, हुआ था कि हम कार्डिक मैंने और आज टॉपिक नहीं जो पढ़ा वरना मैं थैलेसी साथ साथ पढ़ती जाती हूँ, इसीलिए कार्डिक वो। थैलेसीमिया और इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस को मैं रीशेड्यूल कर दूंगी। आज मैंने कहा जो टॉपिक है उसको हम लेके चलें। ठीक है, तो एपीएलएस है, दो केसेस हैं अभी। एक अभी जो हमने किया है वो 35 ईयर्स ग्रेविडा, 7 पैरा 2+1 अबॉर्शन 3 है, नॉन केस ऑफ एपीएलएस है। ठीक है। 12 वीक्स के ऊपर हमारे पास बाइगेस्टेशन आई थी ब्लीडिंग के साथ। पहले तो सबसे पहले आपकी टाइम मैनेजमेंट है, उसमें आपने जो है टाइम को बहुत मैनेज करना है। ये बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है, आपको तरतीब देखनी। आपके पहले तीनों हमल जाया हुए थे, कितने कितने माह के, आपने बिल्कुल ठीक किया, 2 दफा हिस्ट्री उसको आपने सही ले लिया, आरपीओसीज को आपने पूछ लिया। उसके बाद उसने खुद ही आपको बता दिया, अदरवाइज अगर पेशेंट ना बताए तो यू विल थ्रो द क्वेश्चन कि आपके कोई महंगे वाले टेस्ट तो नहीं हुए थे। ठीक है, जिसमें आपको डायग्नोज एपीएलएस हुआ हो। उसने खुद ही बता दिया कि जी मुझे एपीएलएस डायग्नोज हुआ था। ठीक है, 3 हमल में जब मेरा जब मैम ये जो महंगे वाले टेस्ट हैं ये हम प्रेगनेंसी में भी पूछेंगे? वैसे तो ये 6 वीक्स पोस्टमार्टम कराते हैं ना, तो फिर हम प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट आती है 12 वीक्स की तो अच्छा, उससे तो हम आप फिर कैसे पता रट। चलेगा शी इज नोन केस ऑफ एपीएलएस? मैम वो टेस्ट जो है वो फिर पेशेंट ने तो फिर मैं हम हिस्ट्री उससे की ये बात कहेंगे कर ना। रही हूँ ना, आपने हिस्ट्री में पूछना है कि जब आपके जी 4 हमल जाया हुए थे, उसके बाद आपके कोई महंगे वाले टेस्ट हुए हैं? आप हिस्ट्री की सही। बात कर रहे हैं, मैं ये पहले डिस्कस हो गया कि आपने नहीं, एक दफा डायग्नोज केस हो गया है, डायग्नोज्ड केस ठीक है है। एपीएलएस का, तो फिर बार बार उसकी ये एंटीकार्डियल लिपिन एंटीको ये नहीं करनी। यस, आप उसको हम्म। रिव्यू जरूर करेंगे कि कहीं पे रोला एंटीबॉडीज हैं तो हम उसकी कार्डिक करेंगे। ठीक है। और मैडम फिर ये भी पूछेंगे ना कि आपके वो टेस्ट एक दफा हुए थे और फिर 12 हफ्तों के बाद दोबारा हुए थे कि नहीं? वो तो जब डायग्नोज हो गया तो वो बताएंगी ना आपको। सही। उसने तो कह दिया कि जी मुझे मेरे टेस्ट हुए थे, बड़े महंगे वाले टेस्ट हुए थे, और मुझे उन्होंने एपीएलएस डायग्नोज किया था। समटाइम्स अब सही। प्रैक्टिकली स्पीकिंग करने तो 12 वीक्स के बाद होते हैं, लेकिन समटाइम्स क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं तो हम यूजली अक्सर रिपीट नहीं भी करवाते। ठीक है, हम उन्हें एक टेस्टों मैम के ये बेस पे टेस्ट उसको कर देते हैं। लेकिन मैम ये आपने एप्ला वाले टेस्ट 100% सेंसिटिव है? मतलब इसमें कुछ फॉल्स हाँ, नेगेटिव वगैरह की तो कोई नहीं बात नहीं, नहीं है? सेंसिटिविटी इनकी बहुत ज्यादा है, कार्डियोलिपिन यस मैम। एंटीबॉडीज की तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है। ठीक है। 100% सही। नहीं होते कभी भी, कोई टेस्ट आपकी सेंसिटिविटी किसी भी टेस्ट की 100% नहीं आप कह सकते। यस, इट इज 70, किसी की 75%, 85% आ रही है, इट इज वेरी वैलिड कि आप उसको सेंसिटिव कंसिडर करें। ठीक है। 100% कोई भी टेस्ट सेंसिटिव नहीं होता, सवाई बीटा सही। एथिक। ठीक है। 100% तो थैंक किसी यू की भी मैम। सेंसिटिविटी आप नहीं लेंगे, इट इज 85 75, ये आपकी सेंसिटिविटीज होती हैं, 100% टेस्ट कोई भी सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है। सही। थैंक तो यू। इसमें फिर आपने जो उसकी एक जो इम्पोर्ट, आपने क्वेश्चन इतने ज्यादा थ्रो कर रही थी उस पे कि वो आपको बीच में कॉम्प्लिकेशंस बता नहीं पा रही थी। अब आपको एक्लेम्शिया का पता चल गया कि एक्लेम्शिया लगा, तो आपने ये पूछना था कि आप आईसीयू में दाखिल रही थी, आपको खून, आपने खून की बोतलें पूछा, लेकिन आपने वो एक इतना लंबा जुमला बोला कि उसमें से मैं एक का ही आंसर आपको दे सकी।
जी। तो इसलिए वो आपके के वो इक्लेम्शिया हुआ था, उसके बाद आपको आईसीयू में दाखिल तो नहीं हुआ, आपको ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं हुई। आपने सवाल पूछे ये वाले, लेकिन आपने क्या पूछा, आपने इतना लंबा जो आपको इन सारे हमल के दौरान, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ था। उसके साथ एक और चीज भी कोई आपने क्वेश्चन ऐड किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ उस वक्त लिखा नहीं, तो मैंने सिर्फ लिखा था टू लॉन्ग ऑब्स्टेट्रिक क्वेश्चन, कि मैं कॉम्प्लिकेशन का आपको जिक्र नहीं कर। जब हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्शिया हो गया है तो टेक अ पॉज टू एक्सप्लोर दैट, कि आपको जब झटके लगे थे, आपका ऑपरेशन हुआ, आपको बाद में कोई खून तो नहीं पड़ा, आपको कोई आईसीयू में जाना तो नहीं पड़ा, आपको सफेद खून की कोई बोतलें तो नहीं लगी। दिस इज द टिपिकल क्वेश्चन फॉर अ पॉज ऑफ एक्लेम्शिया। एक ऐसा पेशेंट जिसको एक प्रेगनेंसी में क्लेम्शिया हो गया है, तो उसको उसकी कॉम्प्लिकेशंस को बाकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। पीपीएच को जरूर पूछें, ठीक है। और अब आप अगर अपना टेम्पलेट ना छोड़ती तो आपको इसका ब्लड ग्रुप भी पता होता, लेकिन चूंकि टेम्पलेट मिस हुआ तो ब्लड ग्रुप मिस हो गया। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री का कोई केस आए, तो ये सब चीजें मिस होने के चांस होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने टेम्पलेट को ना छोड़ें। और जब कोई इस तरह का केस है जिसमें स्पेसिफिकली आपका कोई ऐसी एक्लेम्शिया की, पीपीएच की कोई हिस्ट्री हो, तो टेक अ मिनट टू एक्सप्लोर दैट, ठीक है। अ फ्यू सेकेंड्स के वो आप उसको एक्सप्लोर कर सके कि वो कैसे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप एग्जामिनेशन तो चले, इसके इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स भी आपने कुछ ठीक, लेकिन सबसे पहले रिस्क फैक्टर उसको एपीएलएस बोलें, केस समरी के अंदर भी बोलें। सोबिया 35 years ऑफ एज। मैं अजान हो रही है, मुझे थोड़ी सी रोकना पड़ेगा। मिले, मैं तो कर रही हूँ। चल, अब मैं तुम्हें आज कह रही थी ना, मजे कर लो, देखा है ना, यही मैं तो। जी, आ गए डॉक्टर सना, आ जाए। जी डॉक्टर अरकुरत। चलो आ जाए सेकंड पे। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टार्ट करूँ मैम डॉक्टर? जी करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है, मैं गैनी के शोबे से पिछले 4 साल से मुंसलिक हूँ। आज मैं आपकी गैनी की डॉक्टर हूँ। आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? जी, मेरा नाम रुबाब है। रुबाब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। शादी को कितना अरसा हुआ है? अ, मेरी शादी को मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। कितना पढ़ी लिखी हैं? नहीं डॉक्टर साहब, मैं 8वीं पढ़ी हुई हूँ। ठीक है। अब कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कोई बच्चा नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे 3 हमल जाया हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, चलेंगे। अभी आपको माहवारी कब आई थी आखिरी दफ़ा? डॉक्टर साहब, माहवारी तो मेरी आगे पीछे हो जाती है, तो मुझे माहवारी याद नहीं है। मैं अल्ट्रासाउंड करवा के लाई हूँ, तो इसमें उन्होंने कहा आपका 7 हफ्ते का हमल है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बता, अभी आप किस मसले के साथ आई हैं? ये अपनी रिपोर्ट जी दिखाने डॉक्टर के साहब, लिए? इसीलिए आई हूँ, मेरे जो है वो रिपोर्ट भी दिखाने आई हूँ, दूसरा मेरे हमल जो है ना वो जाया हो जाते हैं, तो मैंने कहा मैं शुरू से ही चेकअप रखूं। पहले भी मैं शुरू से ही चेकअप रखती थी, मेरे आखिरी 2 में मुझे टांका भी लगा था,
लेकिन मेरे पांचवें अ, छठे महीने में हमल जाया हो जाते हैं। जी ठीक है। ठीक है, मैं अभी आप को आपके मसले के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, आपका मुआयना करूँगी तो और आपके कुछ टेस्ट भी करवा सकती हूँ ताकि हम बेहतर तरीके से इसके बारे में देख सकें, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगी। अच्छा, आपने मुझे शॉर्ट केस में ये जुमले नहीं बोलने हैं, पहले ठीक है। बता दूं कि मुझे आपसे सच आपका डिस्कशन रोल प्लेयर तो हो सकता है, लेकिन शॉर्ट केस में ना करें आप, टाइम जी, वेस्ट होगा। अच्छा। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपके 3 हमल ज़ाया हो चुके हैं। तो ये हमल आप खुद ब खुद हुए थे और उन हमल में आपको कौन से महीने में ज़ाया हुए थे? जी कुछ आप डॉक्टर मुझे साहब, पहला मेरा हमल जो है वो पांचवें महीने में जाया हुआ था, मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और दर्दें शुरू हो ठीक गई थी। तो वो मेरा ठीक है। पांचवें छठे महीने में जाया हो गया था। वो खुद लेकिन ब खुद उसके ही हो गया था जी जी, खुद ब उस खुद ही जाया हो गया था वो। उसके बाद जो ठीक है है, मैं डॉक्टर को बकायदगी से चेक कराती, डॉक्टर ने मेरा 12वां हफ्ते पे जो है ना मुझे टांका लगा दिया था। लेकिन ठीक है, जो है ना, वो भी जब मेरे 26 हफ्ते हुए थे तो मेरा बच्चा पेट में फोत हो गया था। फिर ठीक है। मुझे उस उससे वक़्त दर्दें बच्चे लगवा मतलब दी थी। कोई दवाई वगैरह नहीं लगी थी, बस बच्चा फ़ौत हो गया था। जी, बच्चा ठीक है, फिर पेट में डिलीवरी फोत हो गया था और फिर उन्होंने ठीक मुझे है, दर्दें लगवा दी थी। ठीक है। उस वक़्त आपका कोई ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं बढ़ता था उस हमल में? नहीं डॉक्टर साहब, कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला नहीं है मुझे। तो जो आपने तीसरा अभी बताया उसके बाद तीसरा हम वाला जी हमल डॉक्टर साहब, तीसरा हमल जो है वो मेरा जो है वो भी 24 हफ्तों के ऊपर जो है ना मेरी पानी की थैली लीक हो गई थी। उसमें भी मुझे ठीक हो टांका लगा था। ठीक हो गया। लेकिन मुझे टांका चलिए लगने के बाद जो है वो पिछले हमल में मुसलसल ब्लीडिंग रहती रही थी और मैं बिस्तर पे ही बस लेटी रही थी टांका लगने के बाद। और ठीक हो मुझे गया। दर्दें अच्छा, ही तो नहीं, आपने वो मेरी बताया टांका लगने के बाद मुझे दर्दें ही नहीं ठीक होती थी, मुझे हर वक्त दर्द रहती थी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि जो आपका एक 26 हफ्तों पे बच्चा पेट में फ़ौत हो गया था, वो फिर नॉर्मल हो गया था डिलीवर उसकी डिलीवरी जी के जी बाद कोई डॉक्टर मसला साहब, वो वगैरह? तो उन्होंने ड्रिप लगाई थी तो फौरन ही डिलीवर हो गया था। बच्चा ठीक था उसका मतलब वो अच्छा आप मैंने नहीं देखा था डॉक्टर साहब। जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि आपने ये जो मुझे बताया कि इन 3 आपके हमल आए और किसी हमल में कोई वो जो बच्चे के ओवल के टुकड़ा किसी का कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कोई टेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, और इसके अलावा कोई मतलब महँगे वाले टेस्ट आपके हुए हों? हम नहीं डॉक्टर मतलब साहब, बच्चे मेरे ज़ाया कोई हुए महंगे वाले टेस्ट नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, किसी हमल में आपका शुगर, ब्लड प्रेशर का मसला हुआ हो या कोई नहीं और नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी जो आपका मतलब आखिरी हमल ज़ाया हुआ कितनी देर पहले की बात है? डॉक्टर साहब, 6 महीने पहले हुआ था। 6 महीने पहले हुआ था। ठीक हम्म। है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि आपका 7 हफ्तों का इसके पहले आपको माहवारी ठीक आती नहीं आती थी क्या मतलब आई ही नहीं जी थी डॉक्टर फिर या साहब, जब बस से ही मेरे हमल जाया हो रहे हैं उसके बाद मुझे कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद आ जाती थी। तो अब फिर मुझे आ नहीं रही थी 3 4 महीने से, तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें उन्होंने मुझे 7 हफ्ते बताए हैं कि 7 हफ्ते का हमल है। तो वो बच्चा आपका हमल वो जो है वो ठीक है बिल्कुल? हमल उन्होंने हाँ जी कहा है, हमल तो ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अपनी किसी सीनियर डॉक्टर को जाके दिखाएं। जी, चलिए ठीक है। आप परेशान बिल्कुल ना हों, हम अभी इसका इसके बारे में देखते हैं। और अभी आपको कोई उल्टी मतली तो नहीं हो रही या आपको कोई नहीं पेट के डॉक्टर साहब, निचले हिस्से अभी में कुछ दर्द हो भी रहा नहीं हो? हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। और इस हमल वैसे कभी हमल के शुरू में कोई बुखार हुआ हो, कोई जिस्म पे कोई दाने वगैरह बने हों? नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि शादी आपकी ख़ानदान में हुई है या ख़ानदान से बाहर हुई है? जी, मेरे फुफ्फो का बेटा है। ठीक है। अच्छा, ख़ानदान में किसी के कोई इस तरह बच्चे बार बार ज़ाया होने का मसला हो या किसी के बच्चे मेरे देवर के बच्चे जो है ना वो जहनी तौर पे ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा वैसे आपकी फैमिली में कोई बच्चे कोई और नहीं, अम, उनका एक ही मसला बेटा हो? है, वो मतलब वैसे जहनी तौर पे माजूर है, वैसे पैदाइशी तौर पे। लेकिन वैसे वो मतलब ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने आपके बच्चेदानी का कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है किसमें बच्चेदानी का कोई मसला वगैरह तो नहीं है, कोई सांप का ये मसला हो? अभी अभी हुआ है ये अल्ट्रासाउंड मेरा। पहले तो मैंने नहीं इसके ऐसे अलावा कोई करवाया अल्ट्रासाउंड। हमल के दौरान ही अ, मेरे अल्ट्रासाउंड हुए हैं, उसके अलावा नहीं हुए। ठीक ये है। अभी फिर
अल्ट्रासाउंड जो है ये भी करवाया है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से किया, तो उन्होंने कहा आप अपनी डॉक्टर को जाके दिखाएं। जी ठीक है, चलिए मैं वो आपकी रिपोर्ट देख लेती हूँ। अच्छा, और अभी आपके ख़ानदान आपका इसके अलावा कोई और 6 मिनट हो गए, अद्वियात तो मैं नहीं जल्दी इस्तेमाल करें, 6 मिनट हो गए। कोई अद्वियात तो नहीं इस्तेमाल कर रही, या किसी दवाई से आपको एलर्जी हो? नहीं। अच्छा, ख़ानदान में किसी को शुगर ब्लड प्रेशर का या कोई और मसला? नहीं। अच्छा, घर में आपके सब ठीक हैं? आपके हस्बैंड आपके साथ तावन करते हैं? जी डॉक्टर, बस मेहनत मजदूरी करते हैं तो चल रहे हैं। ठीक है, वैसे और कोई मतलब इस वक्त हम ये आप मुझे पता है कि आप काफ़ी परेशान हैं अपनी हमल की वजह, इसके जी अलावा कोई जी और डॉक्टर साहब। परेशानी या किसी किस्म की नहीं। कोई अद्वियात की? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, चलें ठीक है, अब मैं आपका एग्जामिनेशन में सारा कुछ नॉर्मल है, समराइज योर केस। ओके, माय पेशेंट बीएमआई रुबाब भी उसका जो है 25। वो 22 है। ठीक चलें, है, समराइज योर केस। माय पेशेंट रुबाब 25 year old, married for 3 years, presented in the antenatal clinic at Gravda. She is Gravda 3 para 2, Gravda 3 para 0, abortion 3. Sorry, name. She is Gravda 3 para 2, abortion 0 at 7 week of pregnancy, according to her scan, and she is not sure of date. And having the previous history of 3 recurrent pregnancy losses. First one at the 20 week, and other one second one is IUD at 26 week, and and the third one at due to pre-prom at 24 week. So other family history is unremarkable, and also on examination her general physical examination is normal. Other examination is also unremarkable. So now I will do the further investigation to rule out a cause of the this. ठीक है। ठीक है, 8 मिनट है। देखिए ये शॉर्ट है ना, इतनी ज्यादा इसमें ये वाला केस को बहुत डिटेल में उस तरह से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, आप सारी जी रूल जी आउट करेंगी। आपने जो कॉजेज आपको नजर आ रही हैं उसमें आपने सारी कॉजेज को एक दफा पूछ लेना है। लेकिन मोटी आपको नजर आ रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस है, ठीक है। सो आपको उसमें इन्फेक्शन वो सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो गुड, आप टाइम को ओके देखें कि अभी आपके 8 मिनट रहते हैं और आपने अपना केस कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री के अंदर आपको को बहुत लंबा टाइम ले। यस, ग्रैंड मल्टी में चले जाएंगे जैसे पिछला केस था, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट ऑब्स्टैटिकल में लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो जी आप जी इसके अंदर ठीक मैंने है पहले ट्रिक बताया कि बैड ऑब्स्टैटिकल हिस्ट्री का सिर्फ एक ट्रिक है कि आप पहले अपना प्रेजेंट प्रेगनेंसी को कर लें। अब ये 7 वीक्स के ऊपर है, प्रेजेंट प्रेगनेंसी को आप करके फिर आगे आप ऑब्स्टैटिकल में डिटेल में चली जाती। अगर आपने पहले कर लिए तो प्लीज प्लीज टेम्पलेट नहीं छोड़ना, ठीक है। जी जी प्रीवियस हिस्ट्री में ही आपको वजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में जब उसने कहा है मुझे प्रॉम है, तो आपने पूछना था आपको कोई गंदा पानी पड़ता है। हाँ इन्फेक्शंस जी को जी रूल आउट करना है आपने, फीवर रैश को कर लिया आपने, टॉर्च रूल आउट कर लिया, लेकिन आपने वो जो प्रॉम हुआ उसमें वजाइनल इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है। हालांकि उस पेशेंट ने कहा कि मुझे उस प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग रहती थी, ठीक है। जी जी तो माइट बी देयर इज एन इन्फेक्शन। और इम्पोर्टेंटली आप उसमें फिर पूछें आपको यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं होता था। यस, आपने ठीक है डायबिटीज हाइपरटेंशन वो सब रूल आउट कर लिए, कंजेंटल एनॉमली कजन मैरिजेस वो सब आपने बीच में कर लिया, ठीक है। रैश फ्लू आपने टॉर्च को भी कर लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था कि वो प्रॉम था। जी, उसमें मुझे साथ में क्वेश्चन साथ ही कर लेना चाहिए हाँ, था कि कर लेना आपको चाहिए। देखिए बार उस हमल बार। के दौरान आपको कोई गंदा पानी तो नहीं आता था, पेशाब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होता। शी हैड अ यूटीआई एट दैट टाइम, ठीक है। तो वो आपका जी थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा, वेरी 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 मतलब वो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था। आप मुझे बताएं आरपीओ सीज आप सेकंड ट्राइमेस्टर के भेजेंगे? मैम, ट्वेंटी सेकेंड फोर सेमेस्टर में तो ट्वेंटी भेज सिक्स दूँ। वीक्स के ऊपर आपने आरपीओसीज, आप थर्ड के बाद जो आरपीओसीज होते हैं वो किस चीज के लिए भेजते हैं? मैम साइटोजेनेटिक एनालिसिस। साइटोजेनेटिक एनालिसिस सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस में होते हैं? नहीं मैम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फिर मैम फर्स्ट। ये ब्लंडर सवाल है कि एक पेशेंट आपको कह रही है मेरे 6 महीने में पहला जाया हो गया, दूसरा 26वें हफ्ते में हो गया,
ठीक है, सर्कलाज वो कह रही है मुझे दोनों दफा लगा, दोनों दफा फेल सर्कलाज है। ठीक है, तो उसके बाद आपने उसमें ये आरपीओसीज वाला क्वेश्चन ब्लंडर है। वो अर्ली प्रेगनेंसीज में पूछने हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस में पूछना है, साइटोजेनेटिक एनालिसिस इसमें आपने पूछनी है अनोमलीज बच्चे की बना, जो आपने पूछा लेकिन फिर आप उसको आगे निकल गई। ठीक है, कि बच्चे की जो आप पैदा होता था उसकी बनावट ठीक थी, उसके अंदर कोई नुक्स तो नहीं था। कंजेनिटल अनोमली को देखना है आपने। मैम, या बेबी की अनोमली या यूट्राइन अनोमली है? हाँ, तो दोनों सवालों को देखना है। वो आपने पूछा कि आपके बच्चे आप बना हुआ ठीक था, लेकिन वो फिर आप आंसर लेने से पहले ही आगे निकल गई। मैसेज कर देना। तो आपने आरपीओसीज वाला सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं पूछना, ये ब्लंडर होगा कि आपको यही नहीं पता कि साइटोजेनेटिक एनालिसिस के लिए मैंने भेजना है, तो मैंने किसको भेजना है। हाँ, अगर और आपने मैम आपने करना है कि अव्वल के लिए अगर आप ये सोच रही हैं कि कोई प्लेसेंटल कॉज होगी, तो वो मैम सिर्फ वो सेकंड आईयूडी। ट्राइमेस्टर में वैसे तो लिखा नहीं हुआ कि आप जब एक सेकंड ट्राइमेस्टर मिस कैरेज है तो आपने भेजने हैं इसका। नहीं नहीं नहीं, तो उसमें मैं कंफ्यूज साइटोजेनेटिक थोड़ी। एनालिसिस के लिए आरपीओसीज नहीं भेजने। फर्स्ट और उसमें ट्राइमेस्टर। प्लेसेंटल इंसफिशिएंसीज के कोई रिलेटेड या प्लेसेंटल पैथोलॉजी को रूल आउट करना चाह रही हैं, तो फिर वो बोलिए, फिर आप बोलिए कि ये प्लेसेंटल कॉजेस तो नहीं थी जिसकी वजह से उसका आईयूडी हुआ। ठीक है, आईयूडी में आपने जब उसको पूछ लिया कि जी वो पीआईएच और वो नहीं था, तो फिर वो आगे नहीं चलना। पहले आ रही है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो गुड टाइम मैनेजमेंट आपने अच्छा कर लिया, स्पीड वाज योर गुड। लेकिन आपका केस चले वो था भी कि बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं थी, लेकिन ये चीजें आपने इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने अच्छी हिस्ट्री ले ली, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल, पास्ट सर्जिकल, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को देखना है, फैमिली हिस्ट्री को देखना है, और कॉन्ट्रासेप्शन को जरूर पूछना है। कॉन्ट्रासेप्शन मत भूलिए। ड्रग एलर्जी पूछा था? जी जी, ड्रग एलर्जी मैंने पूछा था। हाँ, नो ड्रग एट प्रेजेंट, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सो इसको आपने ऐसे लेके चलना है। चलें, अब हम सेकंड पे चलते हैं जी। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट्स? Ma'am, my patient have a bad obstetrical history and she has a three recurrent pregnancy losses बोलिए, in second सेकंड trimester. ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। Uh, second trimester and also pre history of pre-prom and the history suggestive of cervical incompetency. हिस्ट्री ऑफ सरकार नहीं, सजेस्टिव ऑफ नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे देर इज टू फेल्ड सर्वाइकल सर्किलाज, Cervical ये रिस्क failed फैक्टर है। cervical जी वो cervical आपको सर्वाइकल circulation इनकॉम्पिटेंस थी या नहीं थी, ये अभी नहीं आपको पता। जी तो सिर्फ failed सर्कलाज cervical किसी ने लगाए हुए थे उसको, सर ये नहीं उसने किसी वक्त भी कहा कि बच्चेदानी का मुंह छोटा था या कुछ था। टांके उसको सबने लगाए। ठीक है। वो हो सकता है किसी ने हिस्ट्री also बेस लगा दिया हो, तो आप failed उसको मैम ये हिस्ट्री कहेंगी बेस्ड तो कि मैम, हिस्ट्री ऑफ टू हिस्ट्री। फेल्ड सर्वाइकल मैम यूटीआई सर्किलाज। भी था ना, इसको यूटीआई भी था, आपने वो कहा। पिछली प्रेगनेंसी में था, इसमें नहीं था। ठीक है, मैम ये हिस्ट्री बेस्ड तो 3 के बाद लगता है ना? किसी ने पाकिस्तान में लगा देते हैं यार, पाकिस्तान है, अभी आगे मैम चलेंगे वो तो तो आप। प्राइमरी को भी लगा देते हैं, मैंने पेशेंट्स देखे हुए हैं प्राइमरीज को लगे होते हैं ट्विंस सर्कलाज को लगे, हमारे पास। प्राइमरी ट्विंस आ गई तो उसको लगे हुए हैं। पाकिस्तान में तो सब जी कुछ हो सकता है, तभी तो ये ऐसे चल रहा होता है हिस्ट्री बेस, तभी तो एक पेशेंट आते हैं ऐसे। चलें, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट? मैम फर्स्ट जनरल टू सी द जनरल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ माई पेशेंट आई नीड द फुल ब्लड काउंट टू सी द hemoglobin level TLC and platelet count with ऑल date, बेसलाइंस आर uh, नॉर्मल, all blood group with RH factor. ए पॉजिटिव। Blood group A positive. Okay, madam. Now I want to see her recent scan, which is done on 7 week to see the fetal viability जी। and also location of the pregnancy. सिंगल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी of 7 weeks, cardiac activity present, uterus is in the right uterus and there is a uterus diadelphus with two cervix.
uterus died always with two Two cervix. uterine cavities and two cervical canals seen. Right, Okay. your pregnancy is in the right uterus Right. and left uterus is empty. बोथ मैम इसमें अब ये पूछ सकते हैं कि वो द सेकंड वन इज हैव अ फंक्शनिंग और नॉट, उसमें यस, एंडोमेट्रियल जो है। बताया उसकी सर्वाइकल कैनाल अलग है, इसकी सर्वाइकल कैनाल अलग है। दो ओके सर्वाइकल कैनाल्स भी नजर आ रही हैं, दो यूट्रस है, दो सर्वाइकल कैनाल्स हैं। मैम ये वाली जो आपने बात बताई है ये डेटिंग स्कैन पे ही पूछ लेंगे कि एनी ये डेटिंग यूट्राइन स्कैन ही एनोमली। 7 वीक्स के स्कैन पर ही पहली दफा डिटेक्ट हुई है। इससे जी पहले तक किसी ने ये चीज डिटेक्ट ही नहीं की कि शी इज हैविंग अ यूट्रस डायडेल्फस। 3 ओके प्रेगनेंसी लॉसेस अभी आपके आगे, इसीलिए ये केस मैंने आज रखा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से था कि आप ये देखें कि उसको सर्वाइकल सर्कल आज लग रहे हैं, सर्वाइकल लेंथनिंग हो रही है क्योंकि नीचे से ऑस एक नजर आती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी ये प्रिडिक्शन नहीं की कि उसकी यूट्रस दो हैं। अब एक्चुअली वो जो आईयूडी होती थी, जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस थी, वो तो नॉन प्रेग्नेंट थी, वो तो मंथली ब्लीड होना चाहती थी, ठीक है, और वो मंथली कॉन्ट्रैक्शंस भी उसमें आती थी, समझ आई? तो उसकी जी प्रेगनेंसी जी चल ही नहीं पाती थी 26 वीक से ऊपर तक। तो कभी उसको प्रॉम हो जाता था, कभी उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी। तो सर्कलाज भी फेल इसलिए हुए क्योंकि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस तो थी ही मैम नहीं। ये दोबारा बताएं, ये दोबारा बताएं कि ये प्रेगनेंसी ये कैसे मतलब मतलब मेंसेस कैसे आ रहे थे? ये तो प्रेगनेंसी 25 तक 5 मंथ तक तो जा रही थी मेंसेस ना। नहीं आ रहे थे माँ, यही तो आपको बता रही हाँ हूँ। लेकिन यस नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस कोशिश तो ये करती थी ना कि मैं ब्लीड करूं, क्योंकि वो तो हॉर्मोन्स के इफेक्ट्स के अंदर ब्लीड नहीं होता था, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बहुत रेज्ड हो जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। लेकिन दूसरी जो यूट्रस थी वो कॉन्ट्रैक्शंस में जाती थी, जिसकी वजह से बेबी के ऊपर अच्छा इफेक्ट होता अच्छा। था, समझ आई? सो वो इस वजह से शायद प्रेगनेंसी जो है वो सेकंड सेकंड ट्राइमेस्टर से आगे नहीं जा पा रही थी। तो उसके लिए फिर हम देखेंगे कि आगे हमने अभी क्या करना है इसको। जी चले, हाउ विल यू मैनेज मैम दिस पेशेंट नाउ? मैडम ये यूट्रस डायडल्फस हुआ फिर? यूट्रस डायडेल्फिस है। इफ यू ओके रिमेम्बर मैंने मैम तस्वीर भी आप लोगों को भेजी थी। ओके मैम for the management, I will approach my patient in an empathetic way as she has a bad obstetrical history and a history of 3 recurrent miscarriages, and the most and the cause of her recurrent losses is the uterine anomaly, that is the uterine didelphus. I will explain this condition my patient, and also tell the further risk factor in this pregnancy, because due to with this abnormality she is having preterm delivery and delivery. And also I will manage my patient in the liaison with a multidisciplinary team, which include the senior obstetrician and radiologist and senior staff. For this pregnancy, in this pregnancy, I will try to manage, because at that point we cannot go for any surgical management in this patient. So I will manage conservatively my patient. I will do. I will try I will start her on the folic acid, and also I will start the prophylactic progesterone in my patient, and also I also advise her. प्रोजेस्टेरॉन आप इसको कब तक देंगी? Ma'am, I will give her at till 34 week. टिल 34 to 36 वीक्स तक जाएं आप इसको 34 to एटलीस्ट। 36 week. And also advise her lifestyle modification, advise her bed rest, also tender loving care, and advise her the frequent antenatal visit every 2 weekly. At every visit, I will 2 वीकली check नहीं, इसके her अंदर 4 वीकली करें, 2 वीकली वाला कोई नहीं है। आप okay इसकी 4 weekly. सर्वाइकल मॉनिटरिंग, सर्वाइकल Cycle लेंथ length की की मैम मॉनिटरिंग मैं कह रही हूँ करेंगे। कि every
Ma'am, I will check her the cervical length, or at 12 week I will do her इसका dating आपने scan. सर्वाइकल लेंथ मॉनिटरिंग करनी है 4 वीकली, ठीक है। एक उसमें आप cervical इसको length 12 वीक्स पे कर लीजिए, फिर आप उसको 20 वीक्स पे भी करें, फिर उसके बाद आप and 28 वीक्स पे भी इसकी करें, 32 पे भी करें, ठीक है। मैम सर्वाइकल वैसे लेंथ I will also offer her history indicated cerclage because there is a but नहीं नहीं, better is a जब 2 फेल हो जाएं फिर सर्कलाज की ऑफर नहीं करना। okay दो but फेल्ड के बाद 2 फेल्ड के बाद आप तीसरे की अटेम्प्ट ना करें, फिर आपको दो okay फेल्ड के बाद एब्डोमिनल लगाना पड़ता है। जी जी हाँ, आप okay सर्वाइकल लेंथ की मॉनिटरिंग जरूर कर सकती हैं, जी लेकिन आप उस सर्वाइकल पे ऑफर नहीं लेंथ करेंगी, क्योंकि ये फिर आपने अगर ऑफर करना है तो फिर आप उसको जो है वो करेंगी एब्डोमिनल। abdominal okay. At 12 week, I will call for the rating scan and also anti Down syndrome screening, and then again call her at a 20 week to again check her for the cervical व्हाट length इज द and मोड also ऑफ do डिलीवरी टू दिस पेशेंट? anomaly scan. Ma'am, अनोमली mode of स्कैन हो delivery is गया, सब कुछ ठीक जा रहा है, पेशेंट आपकी 34 वीक्स पे चली गई है, सर्वाइकल कॉम्पिटेंस बिल्कुल ठीक चल रही है, 36 वीक के ऊपर आपने उससे मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करना है। व्हाट इज द मोड ऑफ ma'am, डिलीवरी? it's cesarean. I will offer her the cesarean section. यस, व्हाई? Ma'am, because there is a uterine anomaly, if we will induce my patient and there is a Uterine an anomaly and there is cervical dystocia because there are two cervical septum, dystocia, so there are two chances of cervical canals, ठीक है। also अब मेरे से ये हमने सेक्शन किया 30, ये पेशेंट प्रॉम्प्ट में चली गई 36 वीक्स पे, ठीक है। जी जी तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर 2-4 बातें, एक तो हिस्ट्री के अंदर इसको आइडेंटिफाई करना, सर्कलाज ना लगाना, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक प्रोजेस्ट्रॉन देना टू कीप द साइलेंट द सेकंड कैविटी अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। जैसे हम हज पे जाते हैं तो प्राइमलूट दे देते हैं ना, ठीक है, ताकि वो जी ब्लीड ना करे। तो प्रोजेस्ट्रॉन जी दे के हम दूसरी कैविटी को साइलेंट कर रहे हैं, ताकि दूसरी कैविटी कॉन्ट्रैक्शंस में ना आ जाए। दूसरा, मोड ऑफ डिलीवरी विल बी द सिजेरियन डिलीवरी, ठीक है। दो चाप ये तो पेशेंट खैर हमने खुद ही, उसने भी कहा था कि अगर आप इसको, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज काउंसलिंग ऑफ प्री टर्म अगेन, जी ठीक है, काउंसलिंग ऑफ प्री टर्म अगेन, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर ये सारी बातें, इसके साथ ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो आपने डिस्कस करने हैं, कि सर्कलाज नहीं लगाना, प्रोफाइलैक्टिक प्रोजेस्टेरॉन ऑल्दो इट इज एम्पेरिकल, देयर इज नो डेफिनेट रोल यूट्राइन एनॉमलीज के अंदर। और तीसरी चीज उसको अगेन ये देना कि जी देयर इज अ रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, योर डिलीवरी मस्ट बी एट सम प्लेस वेयर देयर इज न्यूनिटोलॉजी यूनिट इज अवेलेबल, probably वो may not go before beyond 34 weeks। तो ये इसको अनाउंसमेंट करना। जी अच्छा, और और वैसे इसमें एक पॉइंट डॉक्टर को रखा हम मतलब कि एट एवरी विजिट वी विल क्लोजली मॉनिटर हर वजाइनल इन्फेक्शन बिकॉज हाँ, क्लास वजाइनल इन्फेक्शंस को भी देखेंगे हम उसको। एंड अब आपको आईयूडी की कॉज समझ आ गई ना, कि वो प्रेशर इतना बिल्ट होता था कि बच्चा बच्चा आईयूडी हो जाता था, ठीक है। दूसरी कैविटी की वजह से वो प्रेशर बिल्ट होता था बच्चे एंड पे। मैम इसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के भी वो होंगे हाँ, काजेस ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो आपने ग्रोथ के ग्रोथ मॉनिटरिंग लिए भी करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ही है। अब इस केस के अंदर क्या था, एक्सीडेंटली मुझसे दूसरी कैविटी भी खुल गई थी। जब मैंने सिजेरियन किया ना, तो वो आइडिया नहीं ना होता ना कि दूसरा यूट्रस कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम तो निक देते हैं और निकाल लेते हैं। तो एक्सीडेंटली थोड़ा सा दूसरा यूट्रस की कैविटी भी मतलब खुली की थी, उसमें भी थी। तो देर वॉज प्रॉपरली 2 कैनाल्स, लेकिन नीचे जाके वो मिल जाती थी जी प्रॉपरली। वो मैम जो इसमें पूरा और भी सेप्टम था तरह ना, वो नीचे के सर्वाइकल कैनाल तक गया हुआ था। फैक्टर तो दोनों कैविटीज के अंदर जब मैंने फिंगर डाली तो 2 अलग अलग कैनाल्स थी, एक्सीडेंटली दूसरा खुला था। ये जो जिसके ऊपर थंब है इसके अंदर प्रेगनेंसी थी, दूसरे में नहीं थी। जो लाइट येलो सा हुआ हुआ है ना ये वाला, इसके अंदर नहीं थी, इसमें थी। तो इट वाज होल, पूरा सेप्टम था नीचे तक। अब हम इसको काउंसल कर सकते हैं कि जी आप
मेट्रोप्लास्टी करवा सकती हैं, हिस्टेरोस्कोपिकली इसकी होगी या ओपन करके भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिकरेंट एक हमने सक्सेसफुल प्रेगनेंसी तो चले आपको कर दी है, शी वॉज अ डॉटर थी उसकी, लेकिन अब आप जी जी उसको ऑफर कर सकते हैं मेट्रोप्लास्टी। जी। पर मैम ये डॉक्टर को मैंने एक दफ़ा डिस्कस किया था तो वो कह रही थी कि डॉक्टर शहनाज की मैम कह रही थी कि आप इसको लेप्रोस्कोपिकली और विजाइनली अप्रोच कर सकते हैं दोनों अप्रोच साइमल्टेनियसली। कर सकते हैं ना। अब लेप्रोस्कोप हम इसलिए डालते हैं कि समटाइम सेप्टम के साथ ना परफोरेशन हो जाती है, तो जी वो फिर हमें लेप्रोस्कोप से नजर आ जाती है। जी बट बेस्ट वे इज द हिस्टेरोस्कोपिक डिसेक्शन। ठीक। अभी हमने हिस्टेरोस्कोपी का कोर्स मैंने किया था, तो वहां पे हमने 2 सेप्टम्स रिमूव किए थे। उसमें फिर एक के अंदर वो थोड़ा सा माइनर साइज से परफोरेशन हुई थी, क्योंकि वो कॉटरी से किया था तो वो थोड़ा सा हो गया था, तो वो लेप्रोस्कोप फौरन डाल के तो उसको भी रिपेयर कर दिया था। ठीक है। जी तो ठीक है ये मैम। दो। इसमें वैसे पेशेंट को साथ में रीनल एनोमलीज के लिए भी वैसे हाँ, करेंगे, रील आउट कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक इसमें वो डॉक्टर उन्होंने मैम ने कही था वो एक सिंड्रोम होता है जो डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ ट्रिपल हाँ डब्ल्यू सिंड्रोम हाँ, होता है। वो भी हो वो सकता है, डॉक्टर बिल्कुल। फर्स्ट आप रीनल एनोमलीज के लिए भी जिसको करेंगे रूल आउट, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में जो है आप मेट्रोप्लास्टी का जिक्र करेंगे, ठीक है, कि जी बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रेगनेंसी और आफ्टर मेट्रोप्लास्टी फिर प्लेसेंटल क्रीटा, प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस हो सकते हैं। मोड ऑफ डिलीवरी इज ऑलवेज सिजेरियन, ठीक है। जी। मैम ये मेट्रोप्लास्टी के बाद कॉन्ट्रासेप्शन कितने टाइम तक देते हैं? 3 मंथ्स के लिए, डायरेक्ट 12 वीक्स थ्री बस। मंथ हम्म। उसके अंदर वैसे भी हम वो समटाइम्स कॉपर आईयूसीडी रख देते हैं, बस जैसे एशरमैन्स के अंदर फॉलीज डाल देते हैं ना, जब एडिनोलाइसिस एशरमैन्स में करते हैं तो उसको 2-3 यस दिन के लिए 6-4-6 डेज के लिए फॉलीज पास कर देते हैं, ताकि दोबारा से एडियंस ना बने। तो यस इसमें मैम समटाइम्स पॉली हम कॉन्ट्रासेप्ट कॉपर आईयूसीडी रख देते हैं। मैम डॉक्टर ये पूरा डे जी मैडम केस वो प्रोसीजर। लेकिन यूजली रखते नहीं है, सिर्फ मेट्रोप्लास्टी कर देते हैं, तो बाद में फिर हम एडियंस के लिए और उसके लिए देख लेते हैं जी। मैम ये वैसे डे तो केस अभी से हम ऑफर प्रोसीजर। करेंगे ही ना ट्रीटमेंट, मतलब यही कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास कोई भी केस आता है जैसे सेप्टम वाला या फिर जिस तरह के ये है डाइडेल्फस है, वैसे तो मतलब अक्सर गाइडलाइन में ये लिखा होता है ना कि इसका अब इतना रोल नहीं है, नहीं नहीं, तो लेकिन आपने अब कुछ ना सिर्फ हो वैसे तो जो अच्छा। मेट्रोप्लास्टी है ना या सेप्टम जो है, वो सिर्फ सब फर्टिलिटी में रिमूव करना है। अगर पेशेंट की सब सब फर्टिलिटी है या फिर आपकी रिकरेंट मिसकैरेजेस है। जी जी, इसी सूरत में मैं कह रही हूँ, मैंने कहा हाँ, कि वो अदरवाइज जैसे उसको लिखा होता है कि इतना एक रोल यूट्रस नहीं। डायडेल्फिस आ गई है 24 साल की, अभी उसको कंसीव भी नहीं करना चाह रही, या उसको कोई सब फर्टिलिटी के भी इश्यूज नहीं है, मैरिड फॉर 6 मंथ्स है, यूट्रस डायडेल्फिस है, तो इसको नहीं ऑफर करना। जी मैम। वैसे मैम हमने एक अगर केस रिकरेंट देखा था उसने वो टर्म पे ही चला गया था, मतलब पता ही सिजेरियन में पता चला था जब हमने खोला था। तो समटाइम नहीं पता चलता ना, तो इसीलिए तो नहीं करना। इसीलिए तो इंडिकेशन या तो सेप्टम है, सब फर्टिलिटी है सेप्टम में, फिर आप रिमूव कर दें, और या फिर यूट्रस डायडेल्फिस में रिकरेंट मिसकैरेजेस, जैसे ये केस मेट्रोप्लास्टी वाला है। जी जी। ठीक है। डॉक्टर कल। गुरु, जी। जो आप वो आगे वो साइटोजेनेटिक एनालिसिस का कह रही थी ना, वो गाइडलाइन में उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 रिकरेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस या एनी ऑफ 1 सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। वो मैं बट एनी उसमें ऑफ वन का क्या मतलब? साइटोजेनेटिकली नहीं होते, वो प्लेसेंटल कॉजेज के लिए होते हैं, या फिर तो किसी फिर के उसको अंदर हम कैसे कोई जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसमें फिर आप कर सकते हैं, फिर आप उसमें आरपीओसीज नहीं ना बोलेंगे, आप कहेंगे फॉर आई विल एनी प्लेसेंटल हिस्टोपैथोलॉजी फॉर एनी प्लेसेंटल अनोमलीज और और प्लेसेंटल मैम ये इश्यूज। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोडक्ट्स में साइटोजेनेटिक एनालिसिस में अगर अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन आती है तो फिर हम फर्दर प्रोसीडिंग्स में फिर हम पेरेंटल पेरेंट्स की पेरियोटाइपिंग करेंगे के। ना, फिर हम पेरेंट्स की साइटोजेनेटिक एनालिसिस करेंगे, फिर उनको जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं। यस मैम। मैडम मुझे एक सवाल पूछना है कि
बायकार्नियल यूट्रस और डायडेल्फियस में थोड़ा सा डिफरेंस बता दी। बाइकार्बोनेट के अंदर जैसे ये अभी आप पिक्चर देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये हो आधा सेप्टम होगा, कॉर्नूस दो बन जाएंगे बस। जैसे प्रॉपर मैडम हार्ट तस्वीर नहीं तो शेयर होता, नहीं हो रही, जैसे तस्वीर तो शेयर नहीं है यहाँ पे स्क्रीन। नहीं, मैंने आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर रही, मैंने आपको चैट में एक तस्वीर भेजी है, ठीक है। आइकन ठहरो। जी ठीक है मैडम। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको भी? जी जी। अच्छा, अब देखो जो आपका यूट्रस, ये जो बाइकॉर्नुएट है ना, वो ऐसे करके किसी भी लेवल का सेप्टम हो सकता है, ठीक है। ये आपका सेप्टम यहाँ भी हो सकता है, ये सेप्टम आपका नीचे तक भी, यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका बाइकॉर्नुएट है। और कैसे बाइकॉर्नुएट हो सकता है आपका, कि ये ऐसे है, ये पूरी यूट्रस एक प्रॉपरली बन गई है, ठीक है। और एक यहाँ पे हॉर्न बन गया है अलग से, जो जो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपका अलग से हॉर्न है, और ये आपका सेप्टम है, और ये बाइकॉर्नुएट है। जो ये वाली यूट्रस थी, ये ऐसे जाके फुल कैनाल्स दो बनी हुई थी, ऐसे, ठीक है। आगे से मुंह सर्विक्स का एक ही था, ऐसे, ठीक है। और ये अलग से थी यूट्रस, और ये यहां से अलग थी यूट्रस, ऐसे थी, ठीक है। ये बाइकॉर्नुएट और इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है मैडम, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। कल मैम आपका, बाइकॉर्नियल में मतलब ये है कि सर्वाइकल कैनॉल एक होती है ना, और डायडेल्फियस में तो हाँ ऊपर से नीचे तक वो डिवीजन हाँ, होती है ऊपर पूरा। यूट्रस डायडेल्फिस में भी दोनों चीजें हो सकती हैं, सर्वाइकल के नाल एक हो जाए, ऊपर से दो बन जाएं। बाइकॉर्नुएट हॉर्न्स के ये डिफरेंट हो सकते हैं सेप्टम्स, किसी भी लेवल पे फ्यूजन खत्म हो गया तो उसमें हो सकता है। अच्छा, अब आपका कल है मंडे, और थायराइड है, और डॉक्टर उनके साथ यूरोडायनामिक्स का सेशन सब ले लीजिएगा, ठीक है। मैम कितने बजे? वो डॉक्टर बलबशा बताएंगे, अपनी टाइम 3 बजे जो लेती हैं। अच्छा अच्छा, सही है मैम। डॉक्टर पलवशा ने यूरोडायनेमिक लेना है कल, और मैंने आपसे थायराइड लेना है। थायराइड के दोनों केसेस हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी जनरल जी गायनी बाद में शुरू हो जाएगी ट्यूसडे से, ठीक है। जी ठीक यूवी होगा प्रोलैप्स का डॉक्टर। केस डॉक्टर उनके साथ कर लीजिएगा, यूवी प्रोलैप्स का केस मेरे साथ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यूरोडायनेमिक और यूवी प्रोलैप्स ये अब आपने डॉक्टर पलवशा से ही करने हैं, ठीक है। फिर हमसे रिपीट नहीं हो कि मैं बीच में, आप किसी दिन आपका कार्डिक एडजस्ट करना है, ठीक है। आई थिंक ये जो अर्ली प्रेगनेंसी में 15 अप्रैल को रिकरेंट मिसकैरेज वाला है ना, इस पे हम कार्डिक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फेक्शन भी आपने डॉक्टर पलवशा से ही करने हैं, वो भी मेरे पास नहीं होंगे क्योंकि टाइम नहीं है, तो फिर मैंने ये बीच में इस तरह से डॉक्टर पलवशा से, बाकी आगे हमारी ऑन्कोलॉजी के दो दो केसेस चलेंगे, लेकिन डॉक्टर पलवशा से मैंने कहा था कि ये मैं अलग से नहीं करवा सकती इन्फेक्शंस, तो आप उनकी क्लास में ले लें, बाकी उनके केसेस में फिर हम सब फर्टिलिटी और ऑन्कोलॉजी इकट्ठे चलेंगे। लेकिन आपने उनसे के साथ इन्फेक्शंस और ये करने, HMB चूंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मैंने दिए भी 2 दिन है, और डॉक्टर पलवशा भी ले लेंगी, ठीक है। जी सही है मैम। ठीक हो। ठीक है। सो आप यूरोडायनेमिक यूवी प्रोलैप्स उनके साथ कीजिएगा, वो मेरे साथ नहीं होगा आपका, ठीक है। मैं आपका नेक्स्ट वेंसडे को रिकरेंट मिसकैरेजेस की जगह पे मैं आपका कार्डिक ले लूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, थैंक यू मैम। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।